हेलो गाइस, मैं हूं अर्पण गुर्जर। हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा लेक्चर नंबर 7। लास्ट लेक्चर में हमने एफडब्ल्यू टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को कवर किया था एंड हमारे चैप्टर 1 को हमने वाइंड अप किया था। जिसने भी लेक्चर 6 नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हम इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं, हमारे चैप्टर 1 की एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं एंड हमारा चैप्टर 1 का रिवीजन भी हो जाएगा साथ साथ में। ठीक है, आई होप कि आप सब लोगों ने चैप्टर 1 के सारे लेक्चर्स को देख लिए होंगे। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। हमें क्या करना है, एक्सरसाइज को सॉल्व करना है ना। साथ साथ में हमारा क्या होते जाएगा, रिवीजन भी होते जाएगा हमारे चैप्टर 1 का। क्वेश्चन 1A, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंसेस। सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। पहला कौन सा गिवन है, डैश वाज रिगार्डेड एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसे कहा जाता है, एफडब्ल्यू टेलर को, है ना। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसे कहा जाता है, एफडब्ल्यू टेलर को। क्यों? बिकॉज उन्होंने जो प्रिंसिपल्स दिए वो किसके ऊपर बेस्ड है, साइंटिफिक डेटा के ऊपर बेस्ड है ना, साइंस के ऊपर बेस्ड है। उन्होंने जो भी ऑब्जर्वेशंस किए हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए, वो सारे ऑब्जर्वेशंस एंड सारे एक्सपेरिमेंट्स किसके ऊपर बेस्ड है, साइंटिफिक डेटा के ऊपर बेस्ड है। उन्होंने एक बात भी कही थी कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम होता है, छोटे से छोटा काम भी साइंटिफिकली होना चाहिए, साइंटिफिक अप्रोच के साथ होना चाहिए। कोई भी थंब रूल या कोई ट्रायल एंड एरर बेसिस पर काम नहीं होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। सारा काम कैसे होना चाहिए, साइंटिफिक अप्रोच से होना चाहिए, साइंटिफिकली होना चाहिए। एफडब्ल्यू टेलर को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, बिकॉज उन्होंने जो मैनेजमेंट के लिए जो प्रिंसिपल्स दिए है वो साइंटिफिक डेटा के ऊपर बेस्ड है ना, साइंस के ऊपर बेस्ड है। आई बात समझ में। एंड हेनरी फ्योल को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहा जाता है ना। हेनरी फ्योल को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, एंड एफडब्ल्यू टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। फिर सेकेंड है, प्रिंसिपल ऑफ डैश इज बेस्ड ऑन अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। क्या बोला है, ये कौन सा प्रिंसिपल है, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग, हर एक चीज के लिए जगह होनी चाहिए, एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, एंड वो सारी चीजें अपनी जगह पर रहनी चाहिए। ये कौन सा प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल हेनरी फ्योल ने दिया है। जो कौन से प्रिंसिपल की बात कर रहा है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ऑर्गेनाइजेशन में हर एक चीज एक प्रॉपर अरेंजमेंट में होनी चाहिए, हर एक चीज एक प्रॉपर ऑर्डर फॉर्म में होनी चाहिए, है ना। यहां पर कौन से ऑर्डर्स की बात कर रहा है, क्या कोई सुपीरियर अथॉरिटी से ऑर्डर्स को रिसीव करना है, वो ऑर्डर्स को फॉलो करना है क्या, नहीं। यहां पर किसकी बात कर रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में हर एक चीज का एक प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, हर एक चीज एक प्रॉपर ऑर्डर फॉर्म में होनी चाहिए, है ना। इसलिए क्या कहा गया है, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, मतलब हर एक चीज की एक जगह होनी चाहिए एंड हर एक चीज वो अपनी जगह पर रहनी चाहिए। ये कौन सा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ये किसने प्रिंसिपल दिया है, हेनरी फ्योल ने दिया। आया समझ में। फिर थर्ड कौन सा है, मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम। मेंबर्स ने किसके ऑर्डर्स को रिसीव करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, अथॉरिटी से, है ना। अथॉरिटी क्या करती है, अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने मेंबर्स को क्या देती है, ऑर्डर्स देती है। डायरेक्ट मेंबर्स ने वो ऑर्डर्स को क्या करना चाहिए, रिसीव करना चाहिए एंड उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। ये कौन से प्रिंसिपल की बात कर रहा है, ये कौन सा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ कौन सा, यूनिटी ऑफ कमांड, है ना। जहां पर क्या करना है, ऑर्डर्स को रिसीव करना है एंड वो ऑर्डर्स को क्या करना है, फॉलो करना है ना। एक अथॉरिटी क्या करती है, ऑर्डर्स देती है अपने मेंबर्स को, अपने सबऑर्डिनेट्स को, एंड वो सबऑर्डिनेट्स ने क्या करना चाहिए, वो ऑर्डर्स को रिसीव करके स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। लेकिन ये ऑर्डर्स कितनी अथॉरिटी देगी, एक या एक से ज्यादा, सिर्फ एक अथॉरिटी देगी, है ना, सिर्फ एक अथॉरिटी। जहां पर एक से ज्यादा अथॉरिटीज ऑर्डर्स देगी वहां पर क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि सबऑर्डिनेट्स ने किसके ऑर्डर्स को रिसीव करना, किसके ऑर्डर्स को फॉलो करना, है ना, किसके हिसाब से चलना, किसके हिसाब से काम करना। इसलिए अथॉरिटी कितनी होनी चाहिए, सिर्फ एक अथॉरिटी होनी चाहिए एंड सारे सबऑर्डिनेट्स ने, सारे मेंबर्स ने वो अथॉरिटी के ऑर्डर्स को क्या करना चाहिए, रिसीव करना चाहिए एंड स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। ये कौन से प्रिंसिपल की बात कर रहा है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड की बात कर रहा है। आई बात समझ में। ये प्रिंसिपल किसने दिया, हेनरी फ्योल ने दिया है। फिर फोर्थ, स्केलेटन मींस द हायरार्की ऑफ डैश from the top level to the lower level for the purpose of communication। मतलब क्या, स्केलेटन क्या होता है,
ये कौन सा प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन है। ये प्रिंसिपल किसने दिया है? हेनरी फ्योल ने दिया है। क्या कहा था? अगर कोई लोअर लेवल को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना है टॉप लेवल को, क्या वो डायरेक्टली कर सकता है कि कम्युनिकेट? नहीं कर सकता। तो वो कम्युनिकेशन कैसे करेगा? वो अपनी इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोवाइड करवाएगा टॉप लेवल तक? एक सीक्वेंस में, है ना। वहां पर इंफॉर्मेशन फ्लो कैसे होगी? एक सीक्वेंस में फ्लो होगी, है ना। कम्युनिकेशन कैसे होगा? एक सीक्वेंस में होगा कम्युनिकेशन। उसी क्या कहते हैं? स्केलर चेन कहते हैं। मतलब एक स्ट्रक्चर है जहां पर इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो होगी? एक सीक्वेंस में फ्लो होगी। अगर कोई लोअर लेवल को कोई सुपीरियर तक, टॉप लेवल तक कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने, कैसे प्रोवाइड करवाएगा? एक सीक्वेंस में प्रोवाइड करवाएगा। एंड ये सीक्वेंस को क्या कहते हैं? स्केलर चेन कहते हैं, है ना। क्या डायरेक्टली लोअर लेवल टॉप लेवल के साथ कम्युनिकेट कर पा रहा है क्या? कोई डायरेक्टली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा है क्या? नहीं। इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो होगी? लोअर लेवल से टॉप लेवल तक एक सीक्वेंस में फ्लो होगी, है ना। वैसे ही अगर कोई टॉप लेवल को लोअर लेवल तक इंफॉर्मेशन देना है, कम्युनिकेट करना है, तो कैसे करेगा? एक सीक्वेंस में ही करेगा, है ना। ये स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? स्केलर चेन, है ना। जहां पर इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो हो रही है? एक सीक्वेंस में फ्लो हो रही है ना। इसे क्या कहते हैं? स्केलर चेन कहते हैं। क्वेश्चन में क्या किया? स्केलर चेन मीन्स द हायरार्की ऑफ डैश फ्रॉम द टॉप लेवल टू द लोअर लेवल फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। इसे क्या कहते हैं? अथॉरिटी कहते हैं, है ना। इसे क्या कहते हैं? अथॉरिटी कहते हैं। आई बात समझ में? एंड जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो डिलीटेड पार्ट का क्वेश्चन है, तो वो हमें सॉल्व नहीं करना है, बिकॉज हमारे जो डिलीटेड पार्ट है चैप्टर्स के वो पेपर में नहीं पूछे जाएंगे, है ना। एंड हमने ये टॉपिक्स को हमारे चैप्टर 1 में कवर भी नहीं किया है। आई बात समझ में? बिकॉज जो डिलीटेड पार्ट है वहां से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। फिर बी, मैच द पेयर, मैच द फॉलोइंग, है ना। ग्रुप ए में क्या गिवन है अपने को? हेनरी फ्योल, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। ग्रुप बी में क्या गिवन है? 8 फोरमैन, FW टेलर, प्रॉपर डिवीजन ऑफ ऑल एक्टिविटीज, जनरल गाइडलाइंस, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, वन हेड वन प्लान, लो वेज रेट, हार्मोनी बिटवीन द एम्प्लॉयज एंड द मैनेजमेंट, जर्मन इंजीनियर, मॉडर्न मैनेजमेंट। मैच द पेयर करना है। सबसे पहला कौन सा है? हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, है ना। कितने प्रिंसिपल्स दिए थे? 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे। आई बात समझ में? हेनरी फ्योल को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। साथ साथ में आप मार्किंग्स करते जाइएगा, ठीक है। फिर प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये प्रिंसिपल किसने दिया है? हेनरी फ्योल ने। क्या कहा था? एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मेंबर्स काम करते हैं सबने एक ही प्लान के हिसाब से चलना चाहिए, है ना, जिससे वो लोग सारे रिसोर्सेस का प्रॉपरली यूटिलाइजेशन कर पाएंगे, वो लोग पूरा काम इफेक्टिव एंड इफिशिएंट मैनर में कंप्लीट कर पाएंगे, है ना। एंड अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को क्या कर पाएंगे? अचीव कर पाएंगे। इसलिए सबने कैसे चलना चाहिए? एक ही प्लान के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, है ना। उसे क्या कहते हैं? वन हेड वन प्लान। ये प्रिंसिपल कौन सा? प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ये प्रिंसिपल किसने दिया था? हेनरी फ्योल ने दिया था। फिर कौन सा है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या प्रोवाइड करवाते हैं? जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाते हैं। किसे? मैनेजर को, जिससे मैनेजर इफेक्टिव डिसीजंस ले सकता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एंड अपने ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर में काम भी करवा सकता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन क्या कर पाएगी? अपने गोल्स को अचीव कर पाएगी। आई बात समझ में? तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या प्रोवाइड करवाते हैं? कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाता है। किससे? मैनेजर को। मैनेजर को क्या हो जाएगा? हेल्प हो जाएगा, जिससे वो इफेक्टिव डिसीजंस ले पाएगा, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर से काम करवा पाएगा, एंड अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करवा पाएगा। आई बात समझ में? फिर डी है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी किसने दी है? FW टेलर ने, है ना। प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट दिए, कुछ प्रिंसिपल्स दिए जो किसके ऊपर बेस्ड रहते हैं? जो किसके ऊपर बेस्ड है? साइंस के ऊपर, साइंटिफिक अप्रोच के ऊपर, है ना। उन्होंने जो थ्योरी दी है वो किसके ऊपर बेस्ड है? साइंटिफिक डेटा के ऊपर।
कौन सा आंसर है? FW टेलर। आई बात समझ में? पक्का? एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, ये डिलीटेड पार्ट है ना, ये टेक्निक्स का पार्ट है, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का पार्ट है, डिलीटेड पार्ट है ये। फिर है सी, गिव वन वर्ड फ्रेज टर्म फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहले के जो 3 क्वेश्चंस है वो डिलीटेड पार्ट से है ना। फोर्थ, द प्रिंसिपल विच डील्स विथ टू डू वर्क विथ इनिशिएटिव वे, ये कौन से प्रिंसिपल की बात कर रहा है? अ प्रिंसिपल विच डील्स विथ टू डू वर्क विथ इनोवेटिव वे, अपना काम एक इनोवेटिव वे से करो, ये कौन से प्रिंसिपल की बात कर रहा है? प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, है ना। कौन से प्रिंसिपल की बात कर रहा है? प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। आई बात समझ में? फिर कौन सा है? द प्रिंसिपल विच इज बेस्ड ऑन अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, हर एक चीज की एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए एंड वो चीज अपनी जगह पर रहनी चाहिए। ये प्रिंसिपल को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, है ना। इसे कौन सा प्रिंसिपल कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। आई बात समझ में? पक्का? फिर डी, स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, है ना। फर्स्ट क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर, क्या मैनेजमेंट की जो प्रिंसिपल्स है वो यूनिवर्सल इन नेचर है क्या? हां, ट्रू, है ना। मैनेजमेंट के जितने भी प्रिंसिपल्स है वो क्या है? यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, सब जगह ये प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं, है ना, सब जगह। फिर कौन सा है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड डिफरेंटली अंडर डिफरेंट सिचुएशंस, क्या हम ये प्रिंसिपल्स को डिफरेंट सिचुएशंस में अप्लाई कर सकते हैं क्या? हां, कर सकते हैं, है ना। क्या है? ट्रू। आई बात समझ में? मैनेजमेंट की जो प्रिंसिपल्स है वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस हम अप्लाई करेंगे, है ना। जैसी ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशंस रहेगी, जैसा नेचर रहेगा, जैसा साइज रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? हमारे मैनेजमेंट की प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं। फिर कौन सा है? ओनली सम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर इंपॉर्टेंट, क्या ऐसा है क्या? सिर्फ कोई प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है? नहीं, हर एक प्रिंसिपल का क्या है? इक्वल इंपॉर्टेंस है। हर एक प्रिंसिपल, इच एंड एवरी प्रिंसिपल का अपना एक इंपॉर्टेंस है ना। तो ये क्या है? फॉल्स है। आई बात समझ में? पक्का? आगे बढ़ते हैं। फिर क्या किया है? फोर्थ, हेनरी फ्योल वॉज गिवन डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फ्योल ने क्या डिफरेंट टेक्निक्स दिए क्या मैनेजमेंट के? नहीं, है ना, नहीं। ये क्या आंसर? फॉल्स। फिर फिफ्थ, FW टेलर है प्रपोज्ड 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, क्या FW टेलर ने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे? नहीं, FW टेलर ने कौन से प्रिंसिपल्स दिए थे मैनेजमेंट को? साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे, जो प्रिंसिपल्स साइंस के ऊपर बेस्ड है ना, साइंटिफिक डेटा के ऊपर बेस्ड है ना। 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किसने दिए थे? हेनरी फ्योल ने दिए थे। तो ये भी क्या है? फॉल्स है। आया समझ में? पक्का? ईच मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन सुपीरियर, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हर एक मेंबर्स ने किससे ऑर्डर्स रिसीव करने चाहिए? अपने सुपीरियर से। लेकिन वो अथॉरिटी कितनी रहेगी? एक या एक से ज्यादा? कितने ऑर्डर्स को रिसीव करना है? सिर्फ एक ही ऑर्डर को रिसीव करना है, एक से ज्यादा ऑर्डर्स को? एक से ज्यादा ऑर्डर्स को आप रिसीव कर पाओगे, लेकिन जब वो सिर्फ एक ही अथॉरिटी आपको ऑर्डर्स दे रही है ना, जहां पर सिर्फ क्या करेगी? एक ही अथॉरिटी क्या करेगी? अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर्स देगी। एक से ज्यादा ऑर्डर्स रह सकते हैं, लेकिन
कितनी अथॉरिटीज देगी? सिर्फ एक ही अथॉरिटी क्या करेगी? ऑर्डर्स देगी। आई बात समझ में? पक्का? ईच मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन सुपीरियर या वन अथॉरिटी से। आया समझ में? तो हर एक मेंबर्स ने, हर एक सुपीरियर ने, हर एक सबऑर्डिनेट्स ने किसके ऑर्डर्स को रिसीव करना चाहिए? जो सिर्फ एक ही सुपीरियर दे रही है उसके ऑर्डर्स को क्या करना है? रिसीव करना है, उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ये प्रिंसिपल कौन सा है? ये प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, है ना। किसने दिया ये प्रिंसिपल? हेनरी फ्योल ने दिया है। तो ये क्या है? ट्रू। आए समझ में? पक्का? फिर ई, फाइंड द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट को क्या करना है? टिक करना है। फर्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोशन स्टडी, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क एंड प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, है ना। ये कौन से प्रिंसिपल्स है? ये हेनरी फ्योल ने प्रिंसिपल्स दिए है। कौन सा प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हेनरी फ्योल ने दिया है ना। प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क हेनरी फ्योल ने दिया है। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन ये भी हेनरी फ्योल ने दिया है ना। लेकिन ये जो मोशन स्टडी है ये टेक्निक्स है साइंटिफिक मैनेजमेंट की, है ना। आया समझ में? प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? जो इंसान को ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी दी जाती है वो इंसान क्या रहता है? रिस्पॉन्सिबल रहता है काम करवाने के लिए एंड काम करवा कर लेने के लिए, है ना। जिस इंसान को अथॉरिटी दी जाती है वही इंसान क्या रहता है? रिस्पॉन्सिबल रहता है काम करवाने के लिए एंड काम करवा कर लेने के लिए। आई बात समझ में? फिर प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क क्या रहता है? जैसे एम्प्लॉयज की जैसी क्वालिटीज है, जैसी कैपेबिलिटीज है, उसके अकॉर्डिंग उसे क्या किया जाता है? काम को डिवाइड किया जाता है ना। उसके अकॉर्डिंग उन्हें क्या दिया जाता है? काम दिया जाता है। जैसे एम्प्लॉयज की कैपेबिलिटीज होगी, जैसी क्वालिटीज होगी, उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है? काम को डिवाइड किया जाता है। फिर कौन सा? प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मेंटेन होनी चाहिए, है ना। एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम कर रहे हो तो वहां पर क्या होनी चाहिए? डिसिप्लिन मेंटेन होनी चाहिए, डेकोरम मेंटेन होना चाहिए, है ना। आई बात समझ में? फिर सेकेंड, फैटिग्यू स्टडी, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, वर्क स्टडी, मोशन स्टडी। ये सारी स्टडीज किसकी है? ये टेक्निक्स है ना। साइंटिफिक मैनेजमेंट की ये टेक्निक्स में इंक्लूडेड है। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड ये किसने प्रिंसिपल दिया था? हेनरी फ्योल ने। आई बात समझ में? ठीक है, पक्का? फिर एफ पार्ट, आंसर इन वन सेंटेंस। एक ही सेंटेंस में आंसर देना है, हम इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्या है? व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, है ना। कौन से प्रिंसिपल की बात कर रहा है? प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। ये प्रिंसिपल किसने दिया है? हेनरी फ्योल ने दिया है। क्या बोला है ये प्रिंसिपल में? ईच मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन सुपीरियर। हर एक मेंबर्स ने किसके ऑर्डर्स को रिसीव करना चाहिए? अपने एक सुपीरियर से, है ना। वो ऑर्डर्स को क्या करना चाहिए? रिसीव करना चाहिए एंड स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। ऑर्डर्स कितने लोग देंगे? सिर्फ एक ही अथॉरिटी। अगर एक से ज्यादा अथॉरिटीज देगी तो क्या हो जाएगा? कंफ्यूजन हो जाएगा कि किसके ऑर्डर्स को रिसीव करना है, किसके ऑर्डर्स को फॉलो करना। इसलिए किसके ऑर्डर्स को रिसीव किया जाता है? सिर्फ एक ही अथॉरिटी, है ना। ये क्या है? प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। फिर क्या गिवन है? व्हाट इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। टूल्स एंड इक्विपमेंट्स का स्टैंडर्डाइजेशन, ये क्या है? हमारा वर्किंग एनवायरनमेंट स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, है ना, जिसकी मदद से हम हमारे सारे रिसोर्सेज का प्रॉपर्ली यूटिलाइजेशन कर पाएंगे एंड हमारी जो वर्क क्वालिटी है वो इंप्रूव कर पाएंगे, है ना। इसलिए हमारे काम में क्या होना चाहिए? स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। हम जितने भी टूल्स एंड इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, जितना भी मेथड ऑफ प्रोडक्शन है, एकदम अच्छी तरह से होना चाहिए, जहां पर हम सारे रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर पाएंगे एंड हमारे काम को इंप्रूव कर पाएंगे। फिर थर्ड, व्हाट इज डिफरेंशियल वेज रेट। वेज रेट क्या होता है? वेजेस किसे दिए जाते हैं? ऑर्गेनाइजेशन में जो लेबर्स काम करते हैं उसे वेजेस दिए जाते हैं, है ना। एम्प्लॉयज को सैलरी देते हैं, लेबर्स को वेजेस दिए जाते हैं, लेकिन उन्हें कितने वेजेस दिए जाएंगे उसका रेट एडवांस में डिसाइड किया जाता है।
है ना, उनके काम करने से पहले वेजेस के रेट्स डिसाइड कर लिए जाते हैं एंड वेजेस डेली या वीकली बेसिस पर दिए जाते हैं लेबर्स को। ये डिलीटेड पार्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर फोर्थ, व्हाट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट इनटू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। ये प्रिंसिपल किसने दिया था? हेनरी फ्योल ने दिया था। कौन सा प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। मतलब क्या? जितने भी मेंबर्स काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, सबसे पहला किसका इंटरेस्ट होना चाहिए? वो इंडिविजुअल खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए या अपने ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट होना चाहिए? सबसे पहले प्रेफरेंस किसको देना चाहिए? अपने ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट हो। हम जो काम कर रहे हैं, सबसे पहले हम किसके लिए काम कर रहे हैं? हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, तो सबसे पहला प्रेफरेंस किसका इंटरेस्ट होना चाहिए? ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट होना चाहिए। फिर हमारा प्रेफरेंस होना चाहिए, फिर हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए इंडिविजुअल इंटरेस्ट। लेकिन सबसे पहले किसका इंटरेस्ट होना चाहिए? ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट का, है ना। फिर हमारा इंडिविजुअल इंटरेस्ट होना चाहिए। फिर फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल। इसके लिए हमें प्रिंसिपल की डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। प्रिंसिपल की डेफिनेशन क्या है? प्रिंसिपल इज डिफाइंड एज फंडामेंटल ट्रूथ दैट सर्व्स एज द फाउंडेशन फॉर अ सिस्टम। प्रिंसिपल की एक फंडामेंटल ट्रूथ है ना, जो हर एक इंडिविजुअल या हर एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपना बेस मानकर चलना चाहिए, है ना कि नहीं। हर एक इंडिविजुअल या हर एक ऑर्गेनाइजेशन ने वो फंडामेंटल ट्रूथ, वो प्रिंसिपल अपना बेस मानकर चलना चाहिए। आई बात समझ में? पक्का? फिर जी, करेक्ट द अंडरलाइंड वर्ड एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जो वर्ड्स अंडरलाइन किए गए वो गलत है, उसे करेक्ट करना है। फर्स्ट, सिक्योरिटी इन जॉब ऑलवेज अफेक्ट्स एडवर्सली ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉइज। क्या जॉब सिक्योरिटी एम्प्लॉइज की एफिशिएंसी को अफेक्ट करती है क्या? नहीं। जब इनसिक्योरिटी रहती है जॉब में, तब एम्प्लॉइज की एफिशिएंसी को एडवर्सली अफेक्ट करती है ना। जब जॉब में क्या रहती है? इनसिक्योरिटी रहती है, तब एम्प्लॉइज की एफिशिएंसी को क्या करती है? एडवर्सली अफेक्ट करती है। आया समझ में? जब जॉब सिक्योरिटी रहेगी तो कोई अफेक्ट नहीं करेगी एम्प्लॉइज की एफिशिएंसी लेवल पर, ठीक है। फिर सेकंड है, एस्प्रिट डी कॉर्प्स मींस डिवीजन इज स्ट्रेंथ। एस्प्रिट डी कॉर्प्स क्या है? डिवीजन इज स्ट्रेंथ नहीं। एस्प्रिट डी कॉर्प्स का क्या मतलब था? टीम वर्क। सबने मिलजुल कर काम करना ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के सारे रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर पाए, जिससे कोई वेस्टेज ना हो, है ना। तो उसकी स्ट्रेंथ क्या है? टीम वर्क या डिवीजन है? यूनिटी है स्ट्रेंथ, है ना। सबने मिलजुल कर काम करना, यूनिटी में काम करना। आया समझ में? फिर थर्ड, ईच मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सबऑर्डिनेट। क्या मेंबर्स ने सबऑर्डिनेट्स के ही ऑर्डर्स को रिसीव करना है क्या? नहीं। किसके ऑर्डर्स को रिसीव करना है? एक ही सुपीरियर के ऑर्डर्स को क्या करना है? रिसीव करना है। ये कौन सा प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, जहां पर हर एक मेंबर्स ने अपने सुपीरियर के ऑर्डर्स को रिसीव करना है, लेकिन सिर्फ एक ही सुपीरियर, एक ही अथॉरिटी के ऑर्डर्स को क्या करना है? रिसीव करना है, ठीक है। फिर फोर्थ, डिसेंट्रलाइजेशन मींस कंसेंट्रेशन ऑफ पावर्स एंड अथॉरिटीज एट अ स्पेसिफिक पोजीशन। सिर्फ एक ही इंसान के पास सारी पावर्स एंड सारी अथॉरिटीज दी जाती है, उसे क्या कहते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन या सेंट्रलाइजेशन? सेंट्रलाइजेशन कहते हैं, है ना। सेंट्रलाइजेशन मींस कंसेंट्रेशन ऑफ पावर्स एंड अथॉरिटीज एट अ स्पेसिफिक पोजीशन। सिर्फ एक ही इंसान को सारी पावर्स एंड अथॉरिटीज दी जाती है, उसे क्या कहते हैं? सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? जिसके पास सारी पावर्स एंड अथॉरिटीज है, अगर वो अपनी पावर्स एंड अथॉरिटीज को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है तो उसे क्या कहते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब अब पावर्स एंड अथॉरिटीज वो इंसान के पास भी है एंड उसने जिसे डिस्ट्रीब्यूट किया है वो लोगों के पास भी क्या है? पावर्स एंड अथॉरिटीज है ना। तो इसका आंसर क्या है? सेंट्रलाइजेशन। आया समझ में? फिर फिफ्थ, मैनेजमेंट टेक्निक्स आर अप्लाइड डिफरेंटली अंडर डिफरेंट कंडीशंस। डिफरेंट कंडीशंस में हम क्या अप्लाई करते हैं? टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं या मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं? मैनेजमेंट के
प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑर्गेनाइजेशन की कैसी कंडीशंस है, कैसी सिचुएशंस है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेंगे। आया समझ में? पक्का? फिर क्वेश्चन 2, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स कंसेप्ट्स। ये सारे कंसेप्ट्स, ये सारे टर्म्स डिलीटेड पार्ट के हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन 3, स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशंस एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन। ये केस स्टडीज क्वेश्चंस है ना। इसे कैसे सॉल्व किया जाता है देखते हैं। हमें क्या दिया जाएगा, एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें केस स्टडी दी जाएगी, एक सिचुएशन दी जाएगी, उसको अच्छे से पढ़ना है एंड समझना है कि वो केस स्टडी में क्या गिवन है। फिर वो केस स्टडी से कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, वो क्वेश्चंस को भी फिर बाद में पढ़ना, पहले केस स्टडीज को अच्छे से समझ लेना कि केस स्टडीज में क्या गिवन है, फिर क्वेश्चंस को पढ़ना, फिर वो क्वेश्चंस को पढ़ के आंसर करना। फर्स्ट, Mr. Harshad is an entrepreneur and engaged in production of eco-friendly utensils. Mr. Harshad कौन है? एंटरप्रेन्योर है ना, ओनर है ना। फैक्ट्री क्या काम करती है? प्रोडक्शन करती है यूटेंसिल्स का। बोथ मेल एंड फीमेल वर्कर्स आर वर्किंग इन हिज फैक्ट्री। मेल एंड फीमेल वर्कर्स काम करते हैं उसकी फैक्ट्री में। ऑल मेल एम्प्लॉयज, सारे मेल वर्कर्स आर डायरेक्टली वर्किंग ऑन मशीन्स। सारे मेल एम्प्लॉयज का काम करते हैं, मशीन्स पर काम करते हैं। वेयर एज फीमेल एम्प्लॉयज आर वर्किंग इन पैकेजिंग डिपार्टमेंट। फीमेल वर्कर्स का काम करते हैं, पैकेजिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, ठीक है। मिस्टर सारथ इज वर्किंग एज फाइनेंस मैनेजर। फाइनेंस मैनेजर कौन है? मिस्टर सारथ। वाइल नैना इज वर्किंग एज एचआर मैनेजर। नैना कौन है? एचआर मैनेजर है, जिसे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है? फॉर रिक्रूटिंग एम्प्लॉयज इन दी फैक्ट्री, है ना। ये केस हमें गिवन है, एक केस स्टडी गिवन है। क्या बोला गया है? मिस्टर हर्षद कौन है? एक एंटरप्रेन्योर है ना। उनकी फैक्ट्री क्या काम करती है? प्रोडक्शन का काम करती है, इको फ्रेंडली यूटेंसिल्स बनाते हैं, जहां पर उस फैक्ट्री में मेल वर्कर्स भी काम करते हैं, फीमेल वर्कर्स भी काम करते हैं। मेल वर्कर्स किस पर काम कर रहे हैं? मशीन्स पर काम कर रहे हैं। फीमेल वर्कर्स पैकेजिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, है ना। सारथ कौन है? एक फाइनेंस मैनेजर है। नैना कौन है? एचआर मैनेजर है ना। उसे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है? एम्प्लॉयज को रिक्रूट करना। ये केस स्टडी गिवन है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस गिवन है, वो क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है, आंसर्स करना, है ना। फर्स्ट, आइडेंटिफाई एनी वन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इन द अबव केस। ऊपर वाले केस में कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। फिर सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द डेजिग्नेशन ऑफ नैना इन द ऑर्गेनाइजेशन। नैना क्या कर रही है, उसे कौन सी पोजीशन दी गई है। फिर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल प्लानिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल प्लानिंग कौन कर रहा है ना। तो सबसे पहले हमें केस को पढ़ना चाहिए, केस को समझना चाहिए कि केस में क्या गिवन है, फिर उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है हम आसानी से आंसर दे सकते हैं। आइडेंटिफाई एनी वन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इन द अबव केस। ऊपर वाले केस में कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लगाया गया है? प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, है ना। एक फैक्ट्री में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, है ना। मेल वर्कर्स है, फीमेल वर्कर्स है। मेल वर्कर्स मशीन्स पर काम कर रहे हैं, फीमेल वर्कर्स पैकेजिंग डिपार्टमेंट में। फिर शारद कौन है? एक फाइनेंस मैनेजर है। नैना कौन है? एक एचआर मैनेजर है। उसे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है? एम्प्लॉयज को रिक्रूट करना है। मतलब हर एक लोग अपना काम कर रहे हैं, है ना। मतलब फैक्ट्री ने, मतलब जो ओनर है उसने क्या कर दिया है? सारे काम को डिवाइड कर दिया है अपने एम्प्लॉयज के बीच में। उनकी जैसी क्वालिटीज है, जैसी कैपेबिलिटीज है, उसके अकॉर्डिंग क्या कर दिया गया है? काम को डिवाइड कर दिया गया है ना। तो यहां पर कौन सा प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। मतलब क्या? काम को डिवाइड कर दिया गया है ना। जैसे वर्कर्स की क्वालिटीज है, जैसी कैपेबिलिटीज है, उसके अकॉर्डिंग काम को क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया है ना। तो यहां पर कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है? प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। आई बात समझ में। फिर सेकेंड, व्हाट इज द डेजिग्नेशन ऑफ मिसेस नैना इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। नैना कौन है? एक एचआर मैनेजर है ना, जो किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है? एम्प्लॉयज को रिक्रूट करना है। फिर थर्ड, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल प्लानिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन।
ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल प्लानिंग कौन करेगा? जो टॉप मैनेजमेंट पर है ना, जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट पर है। तो फैक्ट्री का जो ओनर है वही टॉप लेवल मैनेजमेंट पर रहेगा, वो क्या रहेगा? रिस्पॉन्सिबल रहेगा ओवरऑल प्लानिंग के लिए, है ना। कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा? मिस्टर हर्षद, जो कौन है? फैक्ट्री का ओनर है, एंटरप्रेन्योर है, वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा ओवरऑल प्लानिंग के लिए। आई बात समझ में कि नहीं? तो केस स्टडीज में क्या करना, अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं तो क्या करना? सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, उसे समझना कि क्या लिखा है, फिर उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उसे पढ़कर आंसर करना, ठीक है। फिर है सेकंड, इन फाइन डायमंड्स लिमिटेड 200 एम्प्लॉइज ऑफ वर्किंग इन 3 शिफ्ट्स। एक फाइन डायमंड्स लिमिटेड है जहां पर 200 एम्प्लॉइज काम करते हैं, 3 शिफ्ट्स में काम करते हैं। पहली शिफ्ट में 60 एम्प्लॉइज काम करते हैं, सेकेंड शिफ्ट में 60 एम्प्लॉइज काम करते हैं, थर्ड शिफ्ट में 80 एम्प्लॉइज काम करते हैं। आर वर्किंग विदाउट सफिशिएंट ब्रेक एक्सेप्ट लंच ब्रेक, है ना। वो लोग काम करते हैं, वहां पर सिर्फ एक ही ब्रेक लेते हैं, लंच ब्रेक रहते हैं। नो एम्प्लॉइज इज एबल टू कंप्लीट द वर्क, कोई भी एम्प्लॉइज अपना काम खत्म नहीं कर सकते। क्यों? इन डेजिग्नेटेड टाइम, अपने टाइम पर वो लोग अपना काम खत्म नहीं कर पा रहे, ड्यू टू इनएप्रोप्रिएट टाइम मैनेजमेंट। वो लोग अपना काम अपने टाइम पर क्यों नहीं खत्म कर पा रहे? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं है ना, इनएप्रोप्रिएट टाइम मैनेजमेंट है, इसलिए। विच रिजल्ट्स इनटू डिले, इसलिए अगर एम्प्लॉयज अपना काम नहीं कर पाएंगे तो काम में डिले होते जाएगा, है ना। फॉर नेक्स्ट शिफ्ट एम्प्लॉयज, मतलब क्या? एक ये क्वेश्चन में क्या गिवन है? एक फाइन डायमंड्स लिमिटेड है जहां पर 200 एम्प्लॉयज काम करते हैं, 3 शिफ्ट्स में काम करते हैं, है ना। फर्स्ट शिफ्ट में 60 एम्प्लॉयज काम करते हैं, सेकेंड शिफ्ट में 60 एम्प्लॉयज काम करते हैं, एंड थर्ड शिफ्ट में 80 एम्प्लॉयज काम करते हैं। ये लोग विदाउट ब्रेक काम करते हैं, बस सिर्फ लंच ब्रेक लेते हैं, एंड जो शिफ्ट की ब्रेक होती है बस वही ब्रेक होती है। एंड ये लोग अपना काम अपने टाइम पर खत्म नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वहां पर टाइम मैनेजमेंट नहीं है, इनएप्रोप्रिएट टाइम मैनेजमेंट है ना। अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? मैनेजमेंट करना पड़ेगा, लेकिन वो मैनेजमेंट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे में होना चाहिए, जहां पर हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को क्या कर पाए? अचीव कर पाए। तो हम जो भी काम कर रहे हैं वो इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर में होगा जब हम सक्सेसफुली मैनेजमेंट करेंगे तब। लेकिन यहां पर मैनेजमेंट हो ही नहीं रहा, इनएप्रोप्रिएट टाइम मैनेजमेंट है, इसलिए लोग अपना काम अपने समय पर कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, है ना। कुछ क्वेश्चंस दिए, आइडेंटिफाई विच साइंटिफिक प्रिंसिपल्स नीड टू बी फॉलोड बाय द कंपनी। कौन सा साइंटिफिक प्रिंसिपल लगना चाहिए कि वो लोग अपना काम कर पाए, है ना। फिर सेकेंड है, सजेस्ट 2 साइंटिफिक टेक्निक्स विच कैन बी यूज्ड फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ वर्क इन फाइन डायमंड्स लिमिटेड। ये हमारा डिलीटेड पार्ट का क्वेश्चन है। व्हाई द वर्क इज नॉट बीइंग कंप्लीटेड इन टाइम, ये भी हमारे डिलीटेड पार्ट का टॉपिक है, ठीक है। सबसे पहला क्या है? आइडेंटिफाई साइंटिफिक प्रिंसिपल। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को आइडेंटिफाई करना है कि कंपनी कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करेगी एंड अपना काम खत्म कर पाएगी, अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करवा पाएगी। कौन सा साइंटिफिक प्रिंसिपल है? साइंटिफिक प्रिंसिपल्स किसने दिए? एफडब्ल्यू टेलर ने दिए, है ना। उन्होंने क्या बोला था कि ऑर्गेनाइजेशन में हर एक काम कैसे होना चाहिए? साइंटिफिकली होना चाहिए, साइंटिफिक अप्रोच से होना चाहिए। हर एक छोटे से छोटा काम भी साइंटिफिकली होना चाहिए, साइंटिफिक अप्रोच से होना चाहिए। कोई थंब रूल नहीं होना चाहिए, ना कोई ट्रायल एंड एरर बेसिस पर होना चाहिए। आई बात समझ में? तो यहां पर कौन सा प्रिंसिपल है? साइंटिफिक, नॉट थंब रूल। मतलब क्या? हर एक काम कैसे होना चाहिए? साइंटिफिकली अप्रोच से होना चाहिए, साइंटिफिकली होना चाहिए ना, कि नहीं कोई थंब रूल या कोई थंब रूल से नहीं होना चाहिए, कोई ट्रायल एंड एरर बेसिस पर नहीं होना चाहिए, है ना। आप ऑर्गेनाइजेशन में छोटे से छोटा काम भी करते हो तो वो साइंटिफिकली होना चाहिए। आई बात समझ में? है ना। हम अपने काम को क्यों अपने समय पर खत्म नहीं कर पा रहे? क्योंकि वहां पर क्या है? इनएप्रोप्रिएट टाइम मैनेजमेंट है। आई बात समझ में? पक्का? तो केस स्टडीज को कैसे सॉल्व करना? सबसे पहले केस स्टडीज को पढ़ना, उसे समझना, फिर उससे दिए गए क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़कर आंसर्स देना, ठीक है। तो हमने आज के लेक्चर में क्या किया? हमने आज के लेक्चर में क्या कंप्लीट किया? एक्सरसाइज कंप्लीट किया है ना। हमने जो कुछ भी पढ़ा था उसका एक ओवरव्यू कर लिया है ना, एक बार डिस्कस कर लिया, रिवाइज कर लिया सारे टॉपिक्स को।
आई बात समझ में? तो आज के लेक्चर को हम यही वाइंड अप करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 1 होता है कंप्लीट, है ना। हमने उसकी एक्सरसाइज को भी सॉल्व कर लिया, सारे टॉपिक्स को रिवाइज कर लिया, मोस्टली टॉपिक्स को हमने रिवाइज कर लिया। हमने जो एक्सरसाइज में सॉल्व किया वही टॉपिक्स को हमने रिवाइज कर लिए, ठीक है। एंड जिसने भी चैप्टर 1 के लेक्चर्स नहीं देखे, आप चैप्टर 1 के लेक्चर्स को देखिए, फिर एक्सरसाइज को आप सॉल्व करना। आई बात समझ में? ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम यही कंप्लीट करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारे चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है गाइस। तो थैंक यू सो मच।